हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से, ठीक है। और आज पार्ट नंबर 6 अपने इसका डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल, और सेकंड जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखो ये सिमिलर वही टॉपिक आ गया जो अपने क्या कर रहे थे कि जैसे प्रीवियस चैप्टर में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने अलग अलग पॉइंट के लिए फाइंड की थी, स्फीयर के कारण की थी ना। तो वैसा ही टॉपिक है ये, तो और वैसी डेरिवेशन है इसमें। तो आज वाला टॉपिक वैसे तो आप सोचोगे कि सर आपने तो कहा था कि आप बोर्ड पर करवाओगे जो डेरिवेशन होंगे, तो जरूर मैंने कहा था, लेकिन आज वाला जो टॉपिक है ये वाला टॉपिक आप दोनों ही कर चुके हो। कर कैसे चुके हैं वो आपको टॉपिक के अंदर पता लग जाएगा भी अपने टॉपिक आपने ऑलरेडी कैसे किया हुआ है टॉपिक। तभी मैं ये टॉपिक बोर्ड पर नहीं करवा रहा। बोर्ड पर मैं वो टॉपिक करवा दूंगा जो आपको आज तक नहीं किया हुआ बिल्कुल भी, या डेरिवेशन नहीं किया हुआ। तो ये डेरिवेशन मैं आपको बोर्ड पर करवा चुका हूं एक बार, तो आप देखना कैसे करवाया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप देखिए बच्चों, बुक में जो इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि अलग अलग अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने, अलग अलग यानी जो शेप्स होती हैं या आप कह सकते हो स्फीयर्स के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें जो अपना पहला टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, या होलोस्फीयर भी इसको कह देते हैं। आपकी बुक में स्फेरिकल शेल इसका नाम दिया है और दूसरा नाम इसका होलोस्फीयर भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो अब अपने करते हैं स्टार्ट इसे कि लेट वी हैव ए स्फेरिकल शेल, यानी अपने पास क्या गिवन है, आपको एक स्फेरिकल शेल गिवन है, ठीक है। यानी एक होलोस्फीयर है जिसकी हैविंग रेडियस कैपिटल आर, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। नाउ वी गिव प्लस क्यू चार्ज टू इट विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द सरफेस। अपने आप इसको क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और वो प्लस क्यू चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सरफेस पे क्यों? क्योंकि इनसाइड तो वो खोखला खाली है, बिल्कुल होलो ही है, तो इनसाइड कैसे जाएगा चार्ज, ठीक है। तो विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द सरफेस। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन डिफरेंट पॉइंट ड्यू टू दिस स्फीयर। अब अपने को इस स्फीयर के कारण डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले पॉइंट लेते हैं अपने, वो है पोटेंशियल फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस चलेगी इसमें भी जो अपने इंटेंसिटी में की थी प्रोसेस, ठीक है। अपने को एक आउटसाइड पॉइंट पे जो आपके स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट, उस पर क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अब पोटेंशियल फाइंड करना है तो अपने क्या करते हैं कि ये एक स्फीयर ले लेते हैं, आपको डायग्राम बता देता हूं। इसको अपने चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड कर दिया, तो प्लस क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड कर दिया। अब आपको इस पी पॉइंट पर जो इस स्फीयर के सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट ओ ले लेना आप, और इसकी रेडियस कैपिटल आर आपको एज्यूम करनी है, ठीक है। ये वाली जो रेडियस है, तो ओ से इस पॉइंट की जो पी की डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये टॉपिक करने से पहले बच्चों आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको आती है। अगर आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है फिर ही आप ये टॉपिक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या चीज होती है। तो पोटेंशियल एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल होता है कि इनफाइनाइट से लेके और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट हो उस तक लाने में जो चार्ज को वर्क डन करना पड़ता है। चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से और किसी पॉइंट तक जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। यानी मान लो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा Q0। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से पकड़ के, ये मैंने इनफाइनाइट वाला पॉइंट दिखा दिया, और इस पी पॉइंट तक लाना पड़ेगा, और लाने में जितना वर्क डन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप पोटेंशियल फाइंड कैसे करते हैं, वी नो दैट, आपको पता है पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में। अब आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक होलोस्फीयर के लिए पता होनी चाहिए भी, आउटसाइड जो पॉइंट होता है होलोस्फीयर के, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। और ये आप प्रीवियस जो चैप्टर था गॉस लॉ वाला उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वहां से आप फॉर्मूले आप इसके याद कर सकते हो। आपको बच्चों याद होने चाहिए ये वाले फॉर्मूले, तभी आप ये वाला डेरिवेशन कर सकते हो, नहीं तो आप ये वाला डेरिवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पे मैंने लिखा है नीचे कि बट वी नो दैट द इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल एट आउटसाइड ए पॉइंट। आउटसाइड ए पॉइंट के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप।
अब आर कैप प्लस का क्यों लिया, क्योंकि जो आपका स्फीयर है वो भी क्या है प्लस क्यू चार्ज है, और जो आप टेस्ट चार्ज ले रहे हो उस पर भी क्या है वो प्लस क्यू जीरो चार्ज है। तो इन दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स होगा, और रिपल्शन फोर्स के लिए अपने आर की वैल्यू क्या लेते हैं, आर कैप पॉजिटिव लेते हैं। तो अब E इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। अब जिस बच्चे को नहीं पता लगा ये कैसे लिखा, तो आप प्रीवियस चैप्टर में होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल वाला जो टॉपिक है उसमें पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर के लिए E की वैल्यू देखो क्या है, वो E की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी पड़ेगी। तो जब देखो आप इसको पुट करते हो तो पुट करने पर आपके पास क्या आ जाता है कि इनफाइनाइट से लेके आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। और आर कैप डॉट डी आर वेक्टर जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था सेकंड पार्ट में, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उस टॉपिक में इसको मैं डिटेल से बता चुका हूं कि आर कैप डॉट डी आर वेक्टर कैसे निकालेंगे। जिसने नहीं देखा वो पार्ट सेकंड देख सकता है, वहां से पता लग जाएगा। तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर कैसे करेंगे, आर कैप का मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस जीरो, तो ये आपके पास डी आर आ जाता है। कोस जीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि आर कैप और डी आर कैप की डी आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। तो अब अपने यहां पे इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, ये वाला डी आर पुट कर देंगे। तो डी आर पुट करेंगे तो ये वही फॉर्मूला बन गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला। ये आपको सारा डेरिवेशन मैं बोर्ड पर करवा चुका हूं, तभी जो आज वाली वीडियो है मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, माइनस के क्यू बाहर लिखेंगे और आर की पावर माइनस टू डी आर हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आर की पावर 2 है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पर जो आपके पास आएगी वैल्यू वो क्या आएगी, आर की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो ये हो जाएगा आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर तक, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला माइनस बाहर जाके इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और ये 1 अपॉन आर बनेगा जो आर की पावर माइनस वन है। और इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे इनफाइनाइट टू आर वाली, तो इसमें जो लिमिट पुट करने पर 1 अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो v की वैल्यू आपके पास के क्यू अपॉन आर ही आ रही है, जो कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाली थी। बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन मैंने फास्टली थोड़ा इसलिए करवाया क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं डेरिवेशन, तभी सेकंड टाइम मैंने आपको थोड़ा फास्टली करवाया है ये वाला जो डेरिवेशन है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट अपना है कि सेकंड जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा। अब तो आप बता ही सकते हो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा। सेकंड पॉइंट बच्चों आपका होगा सरफेस वाला, ठीक है, कि सरफेस पर इंटेंसिटी की वैल्यू, सॉरी इंटेंसिटी क्या, पोटेंशियल की वैल्यू, इंटेंसिटी निकल रहा है मुंह से। तो अब देखो सरफेस वाले पॉइंट के लिए आपको पता है स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है। स्मॉल आर क्या हो जाता है, कैपिटल आर के इक्वल। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आपको पुट करना पड़ेगा। तो वही इज इन दिस कंडीशन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। सो फ्रॉम द अबव फॉर्मूला बाय पुटिंग स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये आपको पुट करना है। तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो कोई स्टूडेंट कहना चाहे कि सर ये आया कैसे डेरिवेशन, तो आपको डेरिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो वैसे का वैसे के क्यू बटा आर स्क्वेयर, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा आर कैप डी आर वैक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कहना भी चाहे सर आप ऐसे इक्वल टू क्यों लिखते हो, तो इक्वल टू ना लिखने की बजाय यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी इनफाइनाइट से लेके और कैपिटल आर तक। देखो पहले जो पॉइंट था आपका यहाँ बाहर था, और ये वाली जो डिस्टेंस थी कितनी थी, स्मॉल आर थी आउटसाइड वाले के लिए। तो पहली जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस थी वो तो थी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से आप स्मॉल आर डिस्टेंस पे आप अपने चार्ज को ला रहे थे। लेकिन अब जो आपकी डिस्टेंस इस केस में होगी वो कैपिटल आर होगी। तो आपको सारा डेरिवेशन दोबारा करना पड़ेगा अगर आप ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना चाहते हो। तो इतने झंझट की बजाय इसको क्या करो, सीधा ही लिख लो आप के क्यू अपॉन में आर। अब थर्ड जो पॉइंट है बच्चों, सबसे ज्यादा गलती जो स्टूडेंट्स अब वो यहाँ पे करते हैं, और आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे गलती, क्या है कि पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट ऑफ द शेल, यानी कि जो शेल है या होलोस्फीयर है उसके इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल। तो अब कई बच्चे यहाँ पे ये तर्क देते हैं, ये कहते हैं कि सर जो इनसाइड द होलोस्फीयर है वो इंटेंसिटी 0 होती है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सभी के दिमाग में पहली बार यही आएगा कि इनसाइड चार्ज है ही नहीं, तो इनसाइड जो इंटेंसिटी है वो 0 होती है, तो पोटेंशियल 0, ठीक है। आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन आप गलत यहां पे ये हो कि आप पोटेंशियल 0 कह रहे हो। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन होता है, और वर्क डन 0 कह रहे हो। तो आप ऐसे मुझे ये बताओ कि जब आपका पॉइंट इनसाइड मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, और आप अगर पोटेंशियल 0 कहते हो, यहाँ पे V 0 है,
ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो चार्ज है, चार्ज को इनफाइनाइट से लेके और इस पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है आपको जीरो करना पड़ेगा। मतलब चार्ज पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, चार्ज को खुला छोड़ दो वो आ जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर मान लो आपका जो प्लस क्यू चार्ज है या प्लस क्यू जीरो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसको पकड़ के आप यहां से और यहां तक लाओगे तो अपने आप आ जाएगा क्या? रिपल्शन फोर्स तो लगेगा इस पे, तो अपने आप तो नहीं आ सकता। तो पोटेंशियल तो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन आप कहोगे सर इंटेंसिटी तो जीरो होती है, तो ऑलरेडी हाँ होती है जीरो। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, यही चीज सबसे मेन है इसमें समझने वाली डेरिवेशन में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप ये समझो कि आपको जो चार्ज है वो इनफाइनाइट से पकड़ के लाना पड़ेगा, जो ये क्यू जीरो चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा, लाना पड़ेगा ना। तो अब आपके पास इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट सॉरी जो ये वाला जो पार्ट है आपका, जो चार्ज को आपको इनफाइनाइट से लेके और सरफेस तक का है, ये वाला पार्ट क्या है? आउटसाइड वाला पार्ट है, स्फीयर के आउटसाइड वाला पार्ट है। और इस जो सरफेस से लेके और पी पॉइंट है ये स्फीयर के इनसाइड वाला पार्ट है। तो मतलब आपका जो चार्ज है वो आउटसाइड रहता है पहले तो, और फिर धीरे 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 जब सरफेस को क्रॉस कर जाता है तब इनसाइड आता है। तो आपके पास जो इंटेंसिटी है वो ओनली इनसाइड जीरो होती है, आउटसाइड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास के क्यू अपॉन क्या आती है? आर स्क्वायर ही होती है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज को इनफाइनाइट से लेके और इस सरफेस तक लाने में तो वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन सरफेस से लेके इस पी पॉइंट तक लाने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज को खुला छोड़ दो, वो पी पॉइंट तक ऑटोमेटिक जाएगा, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपने को ये कहता है कि किसी जो ऑब्जेक्ट है उस पर अगर फोर्स जीरो है तो उस पे जो यानी जिस वो वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा, या जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा। तो मतलब अब जितनी वेलोसिटी इसकी इस वी पॉइंट सॉरी सरफेस वाले पॉइंट तक होगी उतनी वेलोसिटी पी तक जाने में उसकी रहेगी, ठीक है। तो मतलब इनसाइड चार्ज को जाने में वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक आने में तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक आने में वर्क डन कितना करना पड़ता है आपको? के क्यू बटा आर के इक्वल वर्क डन करना पड़ता है। तो के क्यू बटा कैपिटल आर वर्क डन हो जाएगा। तो अब मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं कि V इज इक्वल टू, यहां पे दो इंटेंसिटीज हैं, एक आउटसाइड वाली है और एक इनसाइड वाली है, और इनसाइड की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, तो ये वाली टर्म इसमें जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? ओनली आउटसाइड वाली के कारण आएगा। और यहां पे आप आउटसाइड के लिए लिमिट इनफाइनाइट से लेकर कैपिटल आर लगाओगे, क्योंकि सरफेस वाला पॉइंट ले रहे हो आप, तो सरफेस वाले के लिए कैपिटल आर। तो V की वैल्यू आपके पास के क्यू अपॉन आर आ जाएगी, इनसाइड वाला पार्ट जीरो। क्योंकि दोबारा समझ लो बच्चों क्यों, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो इनफाइनाइट से लेकर और उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन होता है, ठीक है। तो आपको इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक लाने में तो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो सरफेस तक ही प्रेजेंट है। सरफेस के जब आप अंदर जाते हो तो चार्ज आपका जीरो हो जाता है, तो चार्ज जीरो तो E जीरो और E जीरो तो V जीरो। तो मतलब सरफेस से लेकर P तक तो पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, लेकिन जो आपका इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक तो पोटेंशियल होगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो तभी आपको यहां पे वर्क डन या आपका करना पड़ेगा, ठीक है। तो के क्यू बटा आर, यहां पे के क्यू अपॉन आर आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंटेंसिटी की। अब पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर पे भी क्या होगा? वही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक तो वर्क डन करना पड़ेगा, और सरफेस से लेकर सेंटर तक कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, यानी ग्राफ बनाते हैं अपने। ग्राफ किस किस के बिटवीन बनाते हैं? V और R के बिटवीन, पोटेंशियल और R डिस्टेंस के बिटवीन। तो देखो V और R के बिटवीन जब ग्राफ बनाएंगे अपने, तो आपको क्या करना है? चारों पोटेंशियल की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, जो चार पोटेंशियल की वैल्यू आपने फाइंड की है, ठीक है। तो अब R इज इक्वल टू जीरो, यानी जो सेंटर वाला पॉइंट है, मैं यहाँ अब सेंटर से लग रहा हूँ क्योंकि सेंटर R इज इक्वल टू जीरो होता है। तो सेंटर के लिए जो पोटेंशियल है वो के क्यू अपॉन आर आ रहा है। फिर इनसाइड R स्मॉल R है आपका, स्मॉल r है वो कैपिटल R से लेस देन है, तो क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर ही आ रहा है। सरफेस के लिए भी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये तीनों ही वैल्यूज यहाँ पे के क्यू अपॉन जो आर है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? के कांस्टेंट है, क्यू जो चार्ज आपने दिया वो कांस्टेंट है, और आर जो स्फीयर की रेडियस है वो भी कांस्टेंट ही है, चेंज थोड़ा हो रही है वो। तो ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है।
और लास्ट में जब आपका पॉइंट आउटसाइड वाला है, ये वाला जो कंडीशन है किसके लिए, आउटसाइड के लिए, तब आपके पास v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि इस एक्सिस पे स्मॉल r ले रहा हूं, इधर पोटेंशियल, तो r की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल आपका मैक्सिमम यानी के क्यू अपॉन आर होगा। फिर आपका इनसाइड के लिए भी के क्यू अपॉन आर होगा, मतलब इस पॉइंट के लिए लिख लो, इसके लिए लिख लो, इसके लिए हर एक पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन आर ही होगा। जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही रहेगा। ये सरफेस वाला पॉइंट है यहाँ पे, और इसके बाद सरफेस के बाहर जाओगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, आउटसाइड वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, तो मतलब डिक्रीज वाला ग्राफ। तो आपका जो ग्राफ है वो तो जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है वो वाला ही है। ये पॉइंट तो मैंने सरफेस वाला शो करने के लिए डॉट डॉट लगाए हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो आपका ग्राफ है वो आपका ऐसे आके और ये ऐसे आ जाएगा। और ये ग्राफ बिल्कुल प्रीवियस ईयर ग्रेविटेशन वाला जब चैप्टर किया था आपने, उसमें आपने ये वाला सेम ग्राफ पढ़ चुके हो। ठीक है, वहां इसको दोबारा देख लेना। तो देखो आप यहां पे एक चीज और प्रैक्टिकली अपने इसको फील कर सकते हो कि जो पोटेंशियल है वो जैसे जैसे आप आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। तो आर की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब जो आपका पॉइंट है वो आप इनफाइनाइट के नजदीक लेके जा रहे हो। तो जब आप नजदीक लेके जाओगे तो इनफाइनाइट से लेके अगर मैं इस पॉइंट तक पहुंचने की बात करूं तो कम वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है इन दोनों के बिटवीन। फिर इस पॉइंट के लिए ज्यादा वर्क डन, फिर इसके लिए उससे ज्यादा, इसके लिए उससे ज्यादा, और मैक्सिमम आपका सरफेस वाले पॉइंट के लिए वर्क डन होगा। तो पोटेंशियल जैसे जैसे अपने सेंटर से दूर जाते हैं स्फीयर के, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और सरफेस पे क्या होता है, होलो स्फीयर के लिए मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों, वो देखो, वो पॉइंट बहुत टॉपिक बड़ा है आपका, और वो टॉपिक है आपका कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूलाज, डायग्राम एंड ग्राफ एज पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इसके सेम ही होंगे। रीजन क्या है इसका बच्चों, आपको रीजन ये है कि जो आपका सॉलिड स्फीयर होता है और कंडक्टिंग होता है उस पर चार्ज ओनली सरफेस पे रहता है। तो आपको बस क्या करना है, जो ऊपर वाला सारा डेरिवेशन मैंने करवाया सेम करना है, बस उसमें स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर की जगह आपको कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखना है बस। बाकी डेरिवेशन सारा सेम आएगा इसमें, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इसको, मैंने लिखा नहीं है, तो बिल्कुल सेम उसके जैसा होगा। और जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सरफेस पे चार्ज क्यों प्रेजेंट रहता है उसका रीजन भी मैं आपको पिछले चैप्टर में करवा चुका हूं। तो ये थे बच्चों आज के आपके टॉपिक, 2 टॉपिक थे, दोनों ये आसान से टॉपिक थे, कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं थे। तो आप इनको लिख लिख के देखो, करो। ये वाला जो डेरिवेशन है ना, ये मैंने आपको जो ऊपर डेरिवेशन करवाया, ये डेरिवेशन अभी एक बार और आएगा। तो इस चैप्टर में ये वाला डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बार आ जाएगा इस चैप्टर में डेरिवेशन, ये 3 जगह काम आएगा। तो इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। डेरिवेशन लिख लिख के याद होते हैं, वैसे इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, तो आप इनको लिख लिख के देखा करो। जो डेरिवेशंस होते हैं, ग्राफ इसके बना के देखा करो, डायग्राम बना के देखा करो, और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।